हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम यू वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल आलोक इंडियन। मैं हूं आपका अपना आलोक इंडियन एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एंशियंट हिस्ट्री। इन एंशियंट हिस्ट्री आवर टुडेज टॉपिक इज न्यूलिथिक पीरियड और न्यूलिथिक कल्चर, हिंदी में बोले तो नवपाषाण काल। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टोन एज पढ़ रहे हैं। स्टोन एज में भी आप देखेंगे कि लास्ट 2 वीडियोस में हमने पैलियोलिथिक पीरियड एंड मेसोलिथिक पीरियड कवर कर लिया। इसका मतलब हमने अभी जो मानव के विकास की, मानव के कल्चर के विकास की जो कहानी देख रहे हैं वो कहाँ से कहाँ तक हो चुका है। 5 लाख BC से लेकर के 6000 BC तक का कंप्लीट हो चुका है। आज हम न्यूलिथिक पीरियड में ये कहानी आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि फ्रॉम 6000 BC टू 3000 BC के बीच में जो ह्यूमन का कल्चर है, मानव का जो सभ्यता है, उसमें और कौन कौन से नए विकास आकर जुड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपसे बता देता हूँ। पहली बात यह है कि इस पीरियड को लेकर के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो पीरियड मैंने लिखा है 6000 BC टू 3000 BC etc, इन सब को लेकर के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिफरेंट सोर्सेस में डिफरेंट मिलेंगे, आप जो भी अच्छा लगे आपको नोट कर लेना। ठीक है, एंड बस इसके अंदर जो कंटेंट बताऊंगा उसको ध्यान में रखना। दूसरी बात, देखिए, इंडिया के डिफरेंट पार्ट में, ठीक है, हमारा जो न्यूलिथिक कल्चर्स पाया जाएगा। और ऐसा है कि इसमें जो मोस्टली हम इसको अगर कैटेगराइज करें तो 3 पार्ट में हमारा न्यूलिथिक कल्चर पाया जाता है। एक हो गया नॉर्थ वेस्ट रीजन, दूसरा हो गया नॉर्थ ईस्ट रीजन और तीसरा हो गया सदर्न रीजन। बाकी आप देखेंगे कैमूर हिल्स, विंध्यन हिल्स के रीजन में, और इसके साथ में आप देखेंगे कि यूपी के बेलन वैली रीजन में, ठीक है, चिरनाद बिहार रीजन में। तो छिटपुट और कई जगहों पे न्यूलिथिक जो हमारा कल्चर है या न्यूलिथिक पीरियड हमारा वो पाया जाएगा। ठीक है, न्यूलिथिक कल्चर पाया जाएगा। ओके, बट अभी भी इंडिया के अदर कई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऐसे बहुत से जगह होंगे जहाँ पर क्या होंगे, मेसोलिथिक कल्चर अभी भी चल रहे हैं, मतलब वो क्या थोड़ा पीछे हैं अभी। ठीक है, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ जगहों पे आपको न्यूलिथिक कल्चर पाया जाएगा, कुछ जगहों पे मेसोलिथिक कल्चर पाया जाएगा, इसीलिए डेट और टाइमलाइन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। ओके, तो देखिए, अब एक और इम्पोर्टेंट बात आप सीख लीजिए। सीखना क्या है, आप कहानी सुनिए। ठीक है, तो कहानी है न्यूलिथिक पीरियड की। अब न्यूलिथिक पीरियड में कौन कौन से चेंजेस या ह्यूमन के अंदर कौन कौन से पोटेंशियल है चेंज करने का, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा? क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा या इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। क्यों मैं कह रहा हूँ कि क्लाइमेट पे या इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा? क्योंकि देखो, न्यूलिथिक पीरियड में भी ह्यूमन जो है टेक्निकली बहुत ज़्यादा अपडेट या एडवांस नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो ह्यूमन है न्यूलिथिक पीरियड के, उनके जो भी एक्टिविटीज़ होंगे वो किस पे डिपेंड होंगे? इन्वायरमेंट या क्लाइमेट पे डिपेंड होंगे। इस फिलॉसफी को हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनिस्टिक फिलॉसफी बोलते हैं। ठीक है, कि मतलब जब ह्यूमन का एक्शन किसके द्वारा कंट्रोल किया जाए? जब ह्यूमन का एक्शन क्लाइमेट या इन्वायरमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाए। इसका मतलब है कि न्यूलिथिक पीरियड में कौन कौन से चेंजेस होंगे, इसको अगर हम लिंक कर दें किससे, कुछ समय कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन रहा होगा, तो ये कहानी समझने में आसानी हो जाएगा। तो देखिए, आपके सामने एक चार्ट है। इस चार्ट को आपने पहले भी देखा होगा। हाँ, ये वही है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। इट मीन्स आप कह सकते हैं जैसे ह्यूमन हिस्ट्री है, वैसे हमारे अर्थ का भी अपना एक इतिहास है, अर्थ का भी एक हिस्ट्री है। ठीक है, अर्थ अपने हिस्ट्री में रिसेंटली अभी किस पीरियड में है? तो रिसेंटली अपने क्वाटरनरी पीरियड में है। ठीक है, क्वाटरनरी पीरियड को भी हमने 2 इपोक में डिवाइड किया है। एक हमारा प्लिस्टोसिन इपोक है और दूसरा होलोसिन इपोक है। ठीक है, प्लिस्टोसिन इपोक है ना, होलोसिन इपोक। बात करें हमारे प्लिस्टोसिन इपोक की, ठीक है, तो यह कैरेक्टराइज किया जाता है बाई आइस एज। किसके द्वारा? आइस एज के द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है। आइस एज, ऐसा माना जाता है कि हमारे पृथ्वी के इतिहास में ऐसी कई दफ़ा हुआ है कि आइस एज आया है, आइस एज खत्म होगा, फिर वार्मिंग फेज आएगा। तो ये साइकिल हमारे पृथ्वी पर चलता रहता है। ठीक है, तो हमारा जो प्लिस्टोसिन पीरियड है ये आइस एज था, एंड वी कैन से दैट ये हमारा रिसेंट आइस एज है। ठीक है, रिसेंट आइस एज है, जो कब खत्म हुआ? 11,700 साल पहले खत्म हो गया। ठीक है, तो ये खत्म हो चुका है। अब हम किस में इंटर कर गए? होलोसिन इपोक में इंटर कर गए। तो होलोसिन इपोक को कैरेक्टराइज किया जाएगा बाय वार्मिंग।
ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो क्लाइमेट होगा कैसा होगा, वार्म क्लाइमेट होगा, और साथ ही में क्या होगा, वर्षा होगा। तो क्लाइमेटिक कंडीशन जो होलोसिन इपोक में है वार्म एंड रेनी होगा। अब अगर हम अर्थ हिस्ट्री को अपने ह्यूमन हिस्ट्री से लिंक करें तो पाएंगे कि हमारा जो मेसोलिथिक पीरियड है, आप ध्यान से देखो, 11,700 साल पहले क्या खत्म हुआ, प्लीस्टोसिन पीरियड खत्म हुआ। अगर इसको हम प्लेस करें तो किस टाइम पीरियड में आएगा, मेसोलिथिक पीरियड में आएगा। तो इसका मतलब है कि मेसोलिथिक पीरियड क्या था, हमारा एक ट्रांजिशनल पीरियड था, ठीक है, जिसमें हम प्लीस्टोसिन इपोक से होलोसिन इपोक में इंटर किए। इट मीन्स दैट कि हमारा आइस एज क्या हुआ, खत्म हुआ, और धीरे धीरे वार्मिंग होना शुरू हुआ हमारा क्लाइमेट, ठीक है, और साथ में शुरू हुआ वर्षा। तो देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि आप मेसोलिथिक पीरियड में क्या पाएंगे कि वेजिटेशन का ग्रोथ होगा। क्यों? क्योंकि भाई जो हमारा क्लाइमेट है थोड़ा सा वार्मर हो चुका है और साथ ही में हो रही वर्षा, तो वेजिटेशन के लिए सूटेबल होगा, तो वेजिटेशन ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। तो वेजिटेशन का जो ग्रोथ है मेसोलिथिक पीरियड में, मैंने बताया कि लेटर मेसोलिथिक पीरियड में होता है, और आप पाएंगे कि उसमें जो है ग्रासलैंड होंगे विथ फ्यू डॉटेड ट्री, कहीं कहीं पे ऐसे पेड़ उगे होंगे, ठीक है। तो ये वेजिटेशन का ग्रोथ मेसोलिथिक पीरियड में पाया गया। अब बात करते हैं नियोलिथिक पीरियड की। नियोलिथिक पीरियड की बात करें तो आपने देखा ग्रासलैंड मतलब नेचुरल वेजिटेशन का ग्रोथ हो चुका है, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन के साथ ह्यूमन का क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। ह्यूमन रोज इससे क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। इंटरेक्ट करते करते क्या होगा, ह्यूमन लर्न द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर। मनुष्य जो होगा वो क्या सीख जाएगा, खेती करना सीख जाएगा, किसानी करना सीख जाएगा। ओके, इट मीन्स दैट अगर आप देखेंगे कि नियोलिथिक पीरियड में जो सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव था वो क्या था, आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब ह्यूमन लर्न द आर्ट ऑफ एग्रीकल्चर, दैट वाज द रिवोल्यूशनरी चेंज ऑफ द नियोलिथिक पीपल। ओके, एग्रीकल्चर किस तरीके से क्रांतिकारी बदलाव था नियोलिथिक पीपल्स के लिए, तो देखिए समझने का ट्राई कीजिएगा आप। ये हो गया नियोलिथिक पीरियड में क्या हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। अब एग्रीकल्चर ह्यूमन कर रहा है, तो एग्रीकल्चर करेगा तो क्या ऑब्टेंड होगा, फूड ग्रेन्स ऑब्टेंड होगा। फूड ग्रेन्स ऑब्टेंड हुआ तो इसको स्टोर करेगा। स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, पोट्स चाहिए। दूसरी बात, फूड ग्रेन्स ऑब्टेंड हुआ है तो इसको क्या करेगा, कुक करेगा। कुक करने के लिए क्या चाहिए, पोट्स चाहिए। साथ ही में कुक करने के लिए क्या चाहिए, फायर चाहिए, ठीक है। तो पोट्स की बात करें तो देखिए, पहले फूड ग्रेन को स्टोर करने के लिए पोट चाहिए, कुक करने के लिए पोट चाहिए, और साथ ही में खाने के लिए पोट चाहिए, पीने के लिए पोट चाहिए। तो ह्यूमन जो है नियोलिथिक पीरियड में क्या करेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ पोट्स बनाना शुरू करेगा, ठीक है। और आपने यहाँ देखा कि खाना बनाने के लिए क्या चाहिए, फायर चाहिए, आग चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, आग चाहिए। अब सपोज करिए कि ह्यूमन खाना बनाया, अब उसका कंट्रोल यूज अगर ना जानता होता तो एक बार खाना बनाने के लिए पता चला पूरा जंगल साफ कर दिया। तो इसका मतलब है कि ह्यूमन को सिर्फ फायर के बारे में ही नहीं जानकारी पाया, बल्कि कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर सीख गया, ठीक है, कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर। तो ये चीजें हुई। और देखिए एग्रीकल्चर से और क्या लिंक होगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पैटर्न ऑफ डोमेस्टिकेशन गेट चेंज, ठीक है। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है कि आप देखेंगे, अगर मैं कहानी सुनाऊंगा मेहरगढ़ की, एक केस स्टडी बताऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि मेहरगढ़ में जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे वो कौन से थे, शुरुआत में सिप, गोट, ठीक है, गोट और कैटल, ठीक है, 3 एनिमल्स थे। जिसमें से आप देखेंगे इनिशियल फेज में, मतलब इनिशियल या कह सकते हैं अर्लियर न्यूलिथिक पीरियड में गोट जो था डोमिनेट करता था, मतलब सबसे ज़्यादा संख्या किसकी थी, गोट का था। फिर धीरे धीरे क्या होगा, कैटल्स की संख्या बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाती है, रीज़न ये है कि जो कैटल्स था ना वो एग्रीकल्चर में भी हेल्प करने लगता है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि एग्रीकल्चर से डोमेस्टिकेशन भी इन्फ्लुएंस है। तो इट मीन्स ये हुआ कि हमारा जो एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ, एंड आपने देखा कि ह्यूमन जो था खाना वाना बनाने लगा। तो इन सभी वजहों से ह्यूमन की जो लाइफ थी पहले क्या होती थी, पहले सेमी परमानेंट थी, मतलब कि अब मेसोलिथिक पीरियड में सेमी परमानेंट थी, अब परमानेंट हो जाएगी।
अब आप खुद ही सोचो, जैसे पहले कहीं खाना ख़त्म हुआ, पहले देवेर हंटर एंड गैदरर, तो खाना ख़त्म हुआ तो दूसरी जगह जाना पड़ता था। अब वो खाना खुद उगा सकते हैं बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टेड। ठीक है, एग्रीकल्चर इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर बिकॉज स्टार्ट हो चुका है तो अब उनको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है खाने की खोज में, अब वो खाना उगा सकते हैं। इसका मतलब है कि जो ह्यूमन लाइफ है अब सेटलमेंट मतलब जो है वो कैसा हो जाएगा, परमानेंट टाइप का हो जाएगा। ठीक है, अब परमानेंट सेटलमेंट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, विलेज लाइफ इस्टेब्लिश होगा। क्या इस्टेब्लिश होगा, विलेज लाइफ इस्टेब्लिश होगा। तो देखिए एक तरीके से आपका पूरा मैं नियोलिथिक पीरियड पढ़ा चुका हूं। तो इस तरीके से अगर आप लिंक करके कहानी पढ़ लिए हैं तो अब कहानी में जो जो डेवलपमेंट हुआ आपने सारा चीज़ सीख ही लिया है। बस उसके अंदर का आपको क्या देखना है, कौन कौन से साइट्स थे, वहाँ पे क्या क्या पाया गया है। ओके, तो थोड़ा फैक्ट आपको जानना पड़ेगा बस एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नियोलिथिक पीपल। नियोलिथिक पीपल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक थे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसका, टूल्स का। टूल्स की बात करें तो जो नियोलिथिक पीपल्स थे जहाँ भी पाए गए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जहाँ भी नियोलिथिक पीपल्स पाए जाते थे, ओके, तो वो दोनों तरीके के टूल्स यूज़ करते थे। स्टोन टूल्स भी यूज़ करते थे और बोन टूल्स भी यूज़ करते थे। ठीक है, अगर उनके कैरेक्टरिस्टिक में और आगे देखें तो पॉलिश्ड होते थे एंड ज्योमेट्रिकल शेप के होते थे। मतलब कि जो भी वो टूल्स यूज़ करते थे वो पॉलिश्ड होते थे और ज्योमेट्रिकल शेप के होते थे। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वाज माइक्रोलिथ ब्लेड का यूज़ देखा गया है नियोलिथिक पीरियड में। मतलब माइक्रोलिथ का मतलब हो गया, माइक्रो मतलब छोटा, टीनी या स्मॉल, एंड लिथ मतलब हो गया स्टोन। ठीक है, तो छोटे पत्थरों से बने हुए ब्लेड जो है वो यूज़ करते थे कौन, नियोलिथिक पीपल। ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस पीरियड के बारे में, मतलब इस पीरियड के टूल्स के बारे में, वो है क्या, यूज़ ऑफ स्टोन एक्स। ठीक है, मतलब कि कुल्हाड़ी का जो प्रयोग देखा गया है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ था। ठीक है, एंड ऐसा भी पाया गया कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन एक्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप के स्टोन एक्स पाए गए हैं। जैसे बात करें नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जो स्टोन एक्स यूज़ होता था वो रेक्टेंगुलर शेप का होता था। ठीक है, बात करें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पॉलिश्ड स्टोन एक्स यूज़ होता था विथ रेक्टेंगुलर बट। बट मतलब ये वाला, ठीक है, ये बट हो गया, तो ये बट जो होता था रेक्टेंगुलर होता था। ओके, एंड ओकेजनल शोल्डर होज, कभी कभी इस पर क्या होता था, शोल्डर होज भी होता था। ये इस तरीके से, मतलब क्या कर सकते हो, आराम से कंधे पे लटका सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आप क्या देख रहे हो, देखो ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे ये हमारा कौन सा पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है। ठीक है, ये हमारा कौन सा रीजन है, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है। ठीक है, और ये हमारा सदर्न रीजन है। तो नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में आपने रेक्टेंगुलर वाला देख लिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न वाले में अभी आप ये देख रहे हो। सदर्न वाले की बात करें तो सदर्न वाले रीजन्स में देखो, जो सदर्न ग्रुप था, सदर्न ग्रुप का मतलब कि जो नियोलिथिक पीपल जो साउथ इंडिया में रहते थे वो ओवल साइड का मतलब ये ओवल साइड एंड पॉइंटर बट वाला स्टोन एक्स यूज़ करते थे, जिसको हम कह सकते हैं कि ये मल्टीपर्पज़, मतलब कि मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए इसको बनाया जाता था कि एक तरफ से जो है डिगिंग का भी काम कर सको, दूसरी तरफ ठुकाई का भी काम कर सको। ठीक है, कोई चीज़ ठोकना वोकना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दस वी कैन क्लासीफाई नियोलिथिक सेटलमेंट इनटू 3 ग्रुप। मतलब कि देखो, अगर हम स्टोन एज पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, टूल्स के आधार पे ही ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा पीरियड, कौन सा रीजन जो है हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का वो किस पीरियड से बिलोंग करता है। तो यही जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है ना, इसी के आधार पे हमने क्या डिसाइड कर लिया कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें जो नियोलिथिक सेटलमेंट है वो हमारा मेजरली की बात कर रहे हैं, मेजरली 3 पार्ट में पाया गया, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एंड सदर्न रीजन में। ओके, तो ये देखिए हो गया हमारा स्टोन टूल्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं बोन टूल्स के बारे में। ठीक है, बोन टूल्स के बारे में बात करें तो जो बोन टूल्स का एविडेंस है वो हमें मेनली 2 जगहों से प्राप्त होता है। ठीक है, 2 जगह कौन से हैं, पहला है बुरजाहोम जो कश्मीर में है, दूसरा चिरनाथ जो बिहार में है। तो चिरनाथ की पहले हम बात कर लेते हैं, बुरजाहोम हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तो पहले हम चिरनाथ की बात कर लेते हैं। चिरनाथ जो है पटना में है। ठीक है, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ स्टोन टूल्स पाए गए हैं, मतलब यहाँ बोन टूल्स ज़्यादा पाए गए, स्टोन टूल्स कम पाए गए हैं। ठीक है, जो बोन टूल्स यहाँ पे प्राप्त हुए हैं चिरनाथ में, इसको हम
2000 BC से पहले के डेट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कह सकते हैं चिरनाद में जो बोन टूल्स भी पाए गए हैं, देखिए चिरनाद की पूरी कहानी समझ लीजिए। चिरनाद में क्या हुआ, मैंने बताया कि चिरनाद में स्टोन टूल्स कम पाए गए, बोन टूल्स ज़्यादा पाए गए, और जो बोन टूल्स पाए भी गए हैं ना, वो किसको बिलोंग करते हैं, लेट नियोलिथिक पीरियड को बिलोंग करते हैं। बस इतनी कहानी है। देखिए अब हम पढ़ते हैं बुर्जा होम के बारे में। बुर्जा होम जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका जो नाम है ना वो वहाँ पे पाए जाने वाले, देखिए ये हमारा केस स्टडी करके मैंने बुर्जा होम लिखा है, तो इसका जो नाम है ना वो लिटरल में इसका जो नाम पड़ा है वो किससे पड़ा है, द प्लेस ऑफ बिर्च इसको बोलते हैं। बुर्जा होम का मतलब होता है द प्लेस ऑफ बिर्च। बिर्च एक प्रकार का थिन लिव्ड डिसिडुअस हार्डवुड ट्री है, ठीक है, जो ठंडे इलाकों में पाया जाता है। तो इसके आधार पर इसका नाम बुर्जा होम पड़ा है। बुर्जा होम जो होगा वो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न न्योलिथिक साइट होगा, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न जो न्योलिथिक साइट आपने देखा, जैसे 3 साइट देखा, तो उसमें जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला न्योलिथिक साइट है उसमें हमारा बुर्जा होम प्लेस किया जा सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, कश्मीर वैली में है। यहाँ पे कंप्लीटली एब्सेंस है माइक्रोलिथ का। देखिए जो मैंने माइक्रोलिथ अभी बताया है, माइक्रो मतलब टीनी या स्मॉल, एंड लिथ मतलब छोटा, सॉरी लिथ मतलब स्टोन, ठीक है। तो छोटे से जो स्टोन होते हैं ना उसके जो टूल्स बनते थे, छोटे छोटे जो टूल्स बनते थे, उनका यहाँ पे कंप्लीटली एब्सेंस पाएगा। कहाँ पे, बुर्जा होम में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो स्टोन टूल्स पाए जाएंगे वो माइक्रो नहीं होंगे, वो छोटे नहीं होंगे, बड़े बड़े यहाँ पे स्टोन टूल्स पाए जाएंगे। और लेकिन उनका नेचर कैसा होगा, पॉलिश्ड होगा, ठीक है। लेकिन और ये भी देखा जा सकता है कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी है ना टूल्स का वो बोन टूल्स है, स्टोन टूल्स नहीं है। तो पूरी कहानी को एक बार समझते हैं। मैंने कहा कि जो बुर्जा होम है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे देखिए दोनों टूल्स में से स्टोन टूल्स जो होगा वो कम पाया जाएगा। स्टोन टूल्स क्या होगा, कम पाया जाएगा, और बोन टूल्स जो होगा ज़्यादा पाया जाएगा। यहाँ पे जो भी स्टोन टूल्स पाए भी जाएंगे ना वो छोटे नहीं होंगे, बड़े होंगे, बट पॉलिश होंगे। ये थी पूरी कहानी बुर्जा होम के, मतलब छोटा सा कैरेक्टरिस्टिक ही अभी है। अभी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें बुर्जा होम की, तो वहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है ड्वेलिंग पिट या पिट हाउस। तो ड्वेलिंग पिट या पिट हाउस क्या होता था, देखिए समझने का ट्राई कीजिएगा। ड्वेलिंग पिट या पिट हाउस की बात करें तो ऐसे ही होगा कि गड्ढा खोदा और उसके अंदर रहने का स्थान बना लिया, और उसमें क्या बनाया, सीढ़ी बनाया जिससे वो आसानी से अंदर उतर सके, ठीक है। उसके ऊपर क्या करते थे, यहाँ पे वो सरकंडे से या लकड़ी से, रीड से या वुड से क्या करते थे, झोपड़ी टाइप में बना देते थे, ठीक है। तो ये होता था ड्वेलिंग पिट, ठीक है। ये पूरे इंडिया में और कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलता है। ये कैरेक्टरिस्टिक किसको बिलोंग करता है, बुर्जा होम को बिलोंग करता है, ठीक है। तो इट मीन्स दैट जो ड्वेलिंग पिट या पिट हाउस था ये डग इनटू द ग्राउंड विथ स्टेप लीडिंग इनटू देम। इसका यूज़ क्या करते थे, इसका यूज़ करते थे टू प्रोवाइड, मतलब कि जो हमारा ड्वेलिंग पिट था ये क्या हमें प्रोवाइड करता था, शेल्टर प्रोवाइड करता था इन कोल्ड वेदर, ठीक है, जब ठंडी का समय होता था। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या पाया, आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे पाया कि यहाँ पे जो होता था चूल्हा होता था, कुकिंग हट्स होता था, जो कि रखा होता था बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हट्स, ठीक है। हट्स के अंदर भी रहता था, हट्स के बाहर भी चूल्हा पाया जाता था। तो आर्कियोलॉजिस्ट इस फाइंडिंग के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया और ये सजेस्ट किया कि डिपेंडिंग अपॉन द वेदर, ठीक है, वेदर पे डिपेंड करता है, मौसम पे डिपेंड करता है कि लोग जो है खाना कहाँ बनाएंगे, अंदर बनाएंगे या बाहर बनाएंगे। ये किस पे डिपेंड करता था, वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता था, ठीक है। देखिए वाइड रेंज ऑफ सेरेमिक्स, ठीक है, तो मैंने बताया कि वाइड रेंज ऑफ सेरेमिक्स जो होता था वो पाया जाता था नियोलिथिक पीरियड में। और इसका जो है इसका एविडेंस भी हमें कहाँ मिलता है, बुर्जा होम में मिलता है। बुर्जा होम में जो वाइड रेंज ऑफ सेरेमिक्स पाए जाते हैं दैट हैज़ बीन बेक, ठीक है, और पके होते थे। कोर्स ग्रे पोट्री इसका करेक्टरिस्टिक था, कोर्स ग्रे पोट्री, ओके। ऑक्यूपेशन की बात करें, जैसे कि आप ये देख सकते हैं पोट्री, ठीक है। ऑक्यूपेशन कहाँ की बात हो रही है, बुर्जा होम की बात हो रही है। तो बुर्जा होम के लोग क्या करते थे, ये हंटिंग गैदरिंग और फिशिंग तो करेंगे ही, ठीक है, हंटिंग फिशिंग एंड एक्विनेटेड विथ एग्रीकल्चर, ठीक है, और उनको जो है एग्रीकल्चर करना आता था। नोट, द न्योलिथिक पीपल लिव्ड देयर ऑन ए लेक साइड इन ए पिट। अब सिंपल सी बात है कि या तो लेक या तो रिवर के किनारों पे ही तो उनका अपना पिट बनाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि पानी की आवश्यकता तो होगी ही उनको, ठीक है। तो आप मेरे को एक चीज़ बताइएगा कमेंट करके, ठीक है, कि जो हमारा बुर्जा होम है ये किस रिवर के किनारों पे है, कमेंट करिएगा।
देखिए, दूसरा, पहला ड्वेलिंग पिट्स और दूसरा ब्यूरियल प्रैक्टिस। ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट, मतलब दो इम्पोर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक है कहाँ के बारे में, बुर्जहोम के नियोलिथिक पीपुल्स के बारे में। ये जो ब्यूरियल प्रैक्टिस करते थे बुर्जहोम के लोग, बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, ठीक है। और पाया गया है कि जो डोमेस्टिक डॉग था, सपोज मैं पूरी कहानी आपको बता देता हूँ यहीं से। यहाँ पे क्या पाया जाएगा, बुर्जहोम में ये पाया गया कि जैसे एक इंसान है, उसके साथ में एक डॉग भी दफनाया गया है, ठीक है। तो ये माना जाता है कि ये जो इंसान इसका मालिक है, तो मालिक के साथ उसके कुत्ते को दफनाने का जो प्रथा है वो केवल और केवल यहीं पे पाया गया। कहाँ पे, बुर्जहोम में, ठीक है। तो जो डोमेस्टिक डॉग वेर बरीड विद देयर मास्टर इन द ग्रेव। ओके, दिस प्रैक्टिस डज नॉट सीम्स टू बी एविडेंट इन एनी अदर नियोलिथिक कल्चर इन इंडिया, ठीक है। वैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नियोलिथिक पीरियड, अच्छा ये बात याद रखिएगा, नियोलिथिक पीरियड में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये प्रैक्टिस कहीं और नहीं पाया जाएगा। अब देखिए, इसी के आसपास, बुर्जहोम के आसपास एक और साइट है जिसका मतलब क्या, बोन टूल से कोई लेना देना नहीं, मतलब बोन टूल्स वाला जो हमारा टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम सिर्फ एक साइट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ जिसका नाम है गुफकराल। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, द केव ऑफ पोटर। मतलब कि यहाँ पर इस क्या होता था, गुफकराल में जो पोट्री बनाने वाले जो लोग होते थे ना, वो गुफाओं के अंदर रहते थे और उस समय में इनका बड़ा सिग्निफिकेंस था, ठीक है। तो गुफकराल जो है वो हमारा कहाँ पे, पुलमावा डिस्ट्रिक्ट में था, ठीक है, कश्मीर वैली, मतलब है पुलमावा डिस्ट्रिक्ट कहाँ, कश्मीर वैली में। ओके, ये जो साइट है वो इनहेबिटेड बाई है पोर्टर्स के द्वारा, हु यूटिलाइज द केव। एंड ऐसा माना जाता है कि द केव ऑफ गुफकराल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट केव इन कश्मीर, ठीक है। कश्मीर रीजन में ये सबसे पुराने केवों में से एक है। ओके, तो ये गुफकराल की कहानी थी। नियोलिथिक टूल्स, ठीक है, have been recovered from the area situated in the hills of Assam and in the Garo हिल्स इन मेघालय, ठीक है। तो देखिए, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में देख लिया आपने, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में देख लिया। नॉर्थ वेस्टर्न में आपने क्या देखा, एक तो आपने चिरनाथ देख लिया और दूसरा आपने बुर्जहोम नॉर्थ वेस्टर्न रीजन देख लिया, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न के बाद अब हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देख रहे हैं कौन कौन से टूल्स पाए जाते थे या कहाँ कहाँ पाए जाते थे। तो उस आधार पर हमने ये पाया कि आसाम, ठीक है, आसाम के हिल्स में और गारो हिल्स जो है मेघालय, मतलब कि ये हम कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भी हमारा जो है नियोलिथिक टूल्स पाया गया है, ठीक है। तो इसको याद रखने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस जान लीजिए एज ए फैक्ट। साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में आप देखेंगे कि यहाँ पे पहली बात वो जो स्टोन एक्स था, जिसमें मैंने बोला ओवल साइड एंड पॉइंटर बट, कुछ इस तरीके वाला हो, ठीक है, ओवल साइड एंड पॉइंटर बट, इस टाइप वाला स्टोन टूल्स देखने को मिलेगा। तो ऐसा रहेगा। एंड उसके साथ में एक हमारा जो स्टोन ब्लेड है ना, वो भी पाया जाता था साउथ इंडिया में। तो ये देखिए, अब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ ना है, सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा, क्या, गुफकराल, सॉरी बुर्जहोम, गुफकराल एंड चिरनाद, ये नाम याद रखिएगा, उसके साथ जुड़ी बातें याद रखिएगा, ठीक है। यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम ऑक्यूपेशन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, ऑक्यूपेशन की बात करेंगे। तो ऑक्यूपेशन की बात करें तो नियोलिथिक पीपल जो थे वो हंटिंग, गैदरिंग और फिशिंग तो करते ही करते थे। ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में, ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट चलेगा, मतलब जहाँ मेसोलिथिक पीरियड रहेगा वहाँ भी चलेगा, जहाँ नियोलिथिक पीरियड है वहाँ भी चलेगा, ठीक है। एंड उसके साथ में डोमेस्टिकेशन भी सीख गए, ठीक है, डोमेस्टिकेशन भी सीख गए। और दूसरी बात थी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को मैंने बताया ही कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी बदलाव था नियोलिथिक पीपल के लाइफ में या कल्चर में, ठीक है। तो नियोलिथिक पीपल्स का जो सबसे क्रांतिकारी अचीवमेंट था वो क्या था, एग्रीकल्चर था, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं डोमेस्टिकेशन की, फिर एग्रीकल्चर को आराम से पढ़ते हैं। डोमेस्टिकेशन की बात करें तो डोमेस्टिकेशन में हम देखेंगे कि इस पीरियड में कैटल, सीप एंड गोट का डोमेस्टिकेशन मोस्टली पाया जाता था, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट साइट्स कौन कौन से हैं जहाँ पे हमें एविडेंस मिलते हैं डोमेस्टिकेशन के, तो पहला हमारा मेहरगढ़ ही हो जाएगा, दूसरा गुफकराल हो जाएगा, तीसरा पिकलीहाल हो जाएगा। गुफकराल भी मैंने आपको बता दिया है, मेहरगढ़ और पिकलीहाल देखना है। तो देखिए, मेहरगढ़ और पिकलीहाल की बात करें तो यहाँ पे दोनों चीज़ होते थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी होगा और एनिमल्स हस्बेंड्री भी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पिकलीहाल में भी नहीं हो, पिकलीहाल में एग्रीकल्चर नहीं होगा, एग्रीकल्चर भी होगा, बट वहाँ का जो मतलब एनिमल्स हस्बेंड्री है ना, आप देखेंगे बड़ा ही गजब तरीके का होता था, ठीक है। तो उसके बारे में हम थोड़ा पिकलीहाल के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले।
तो बात करें पिकलिहाल की, तो ये कैसा है, एक नियोलिथिक साइट है। पहली बात, नियोलिथिक साइट है। तो जो जहाँ के नियोलिथिक सेटलर होते थे ना पिकलिहाल के, वो क्या थे, कैटल हर्डर्स थे। क्या थे, कैटल हर्डर्स। मतलब इनका खेती जो था सेकेंड ऑक्यूपेशन कह सकते हैं। इनका कैटल हर्डिंग जो था वो फर्स्ट ऑक्यूपेशन था। ओके, दे डोमेस्टिकेट कैटल, सीप, गोट ईटीसी, सेट अप सीजनल कैंप्स। तो ऐसा करते थे ना, ये अपने कैटल्स को लेकर के घूमा करते थे। जो चरवाहे नहीं होते हैं, कुछ उसी प्रकार का इनका नेचर था कि अपने कैटल्स को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। ठीक है, तो ये क्या करते थे, सीजनल कैंप्स लगाते थे। और जहाँ सीजनल कैंप्स लगाते थे उसमें वो क्या करते थे, अपने अपने चारों तरफ काउ पेन्स बनाते थे। काउ पेन्स का मतलब हो गया ये कि लकड़ी और कह सकते हैं रीढ़ सरकंडे से, ठीक है, का यूज़ करके ये क्या बनाते थे, ये इस तरीके से काउ पेन्स बनाते थे। ओके, तो ताकि क्या कर सकें, एनिमल्स को जो सुरक्षित कर सकें वाइल्ड से। ओके, और दूसरा बात, इंपॉर्टेंट बात, आप पिकलिहाल के बारे में देखिए। पहला तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा ये हो गया कि दे अक्यूमुलेटेड डंग, ठीक है, एट ए प्लेस। मतलब क्या करते थे, जो भी जानवर ये पालते थे तो उनका जो वेस्ट होता था, डंग जो होता था, उसको एक जगह पे इकट्ठा करते थे। जब तक उस मतलब कि जब तक वहाँ पे कैंप लगा के उस रीजन में है, तब तक वहाँ पे क्या करेंगे, डंग को फेंकते रहेंगे। ओके, तो ऐसा होगा कि जब इनका समय होगा वहाँ से जाने का, व्हेन दे मूव, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, पूरे कैंपिंग ग्राउंड जो है जहाँ वो कैंप लगा के रह रहे थे उसमें क्या करेंगे, आग लगा देंगे, ताकि क्या हो कि नेक्स्ट सेशन के लिए फिर से वो साफ हो जाए। ओके, तो ये क्या करते थे कि ये कैंपिंग ग्राउंड को आग लगा देते थे। अब जब आग लगाएंगे तो आप खुद सोचो कि जहाँ रहते थे वहाँ पे कुछ झोपड़ी उपड़ी भी बनाएंगे। ठीक है, दूसरी बात आप ये देखेंगे कि वहाँ पे जो आप देख रहे थे कि जो एनिमल्स वेस्ट इकट्ठा करते थे, तो वो पूरा एक छोटा सा टीला बन जाता था, एक छोटा सा, सॉरी आप कह सकते छोटा सा हिल बन जाता था। ठीक है, तो जब उसको आग लगाते थे ना, तो एक तरीके से टीला बन जाता था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि वो एसमंड बन जाता था। इसीलिए जो पिकलिहाल है उसको हम एसमंड साइट भी कहते हैं। कल को में भी क्वेश्चन पूछ ले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एसमंड साइट, तो पिकलिहाल इज नोन एज एसमंड साइट। ओके, और देखिए आपको यह दिखाई दे रहा विलेज लाइफ। ठीक है, तो पिकलिहाल जो है वो साउथ इंडिया में वन ऑफ द अर्लीस्ट हमारा साइट है जहां से हमें एविडेंस मिलता है विलेज लाइफ का। ओके, ठीक है, तो ये पिकलिहाल के बारे में पूरी कहानी हो गई। और आप देखेंगे बोथ एसमंड एंड हैबिटेशन साइट हैव बीन फाउंड इन पिकलिहाल। ठीक है, तो इसका एविडेंस हमें मिलता है एसमंड। बात करें अब एग्रीकल्चर की, आराम से एग्रीकल्चर पढ़ते हैं। जो मेजर अचीवमेंट था इस पीरियड का, मैं बार बार बता रहा हूँ, वो क्या था, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस था। ठीक है, जो न्यूलिथिक पीपल थे वे जाने जाते हैं फॉर द अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटीज़। ठीक है, ये न्यूलिथिक पीपल कैसे किस लिए जाने जाते थे, अर्लीस्ट फार्मिंग कम्युनिटीज़। ओके, जो हमें ग्रेन्स के एविडेंस मिलते हैं न्यूलिथिक पीरियड से, वो सबसे पहला ग्रेन्स कौन सा था, बार्ले था। दूसरा ग्रेन्स जो हमें पाया गया, जिसका एविडेंस पाया गया, वो था वीट। मतलब कि जैसे हमें ग्रेन्स मिला, कई ग्रेन्स मिले, ठीक है, ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट, हमने उनका क्या किया, हमने उनका डेट निकालना शुरू किया कि किस डेट से ये बिलोंग करता। तो ये पाया गया अभी तक ये पाया गया है कि सबसे पुराना बार्ले था, फिर वीट था, एंड थर्ड वन क्या था, राइस था। उसके साथ साथ हमें रागी और हॉर्स ग्राम के भी हमको क्या एविडेंस मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें तो ये तीनों ऊपर वाले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा, मेहरगढ़ वर्सेस लौरादेव। कन्फ्यूज़न होता है कई बार, मतलब कई जगहों पे कई सोर्सेज में हमें बड़ा कंफ्यूज कर दिया जाता है कि मेहरगढ़ कि लौरादेव कहाँ पे हमें पहला एग्रीकल्चरल एविडेंस प्राप्त होता है। तो देखिए सबसे पहली बात है कि मेहरगढ़ कहाँ पे है, बलूचिस्तान में है। ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान रीजन में है। लहुरादेव कहाँ पे है, संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहला जो एविडेंस है, फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेयर, मतलब कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रिस्पेक्ट में हमें सबसे पहला जो एविडेंस प्राप्त होता है एग्रीकल्चर का, वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होगा मेहरगढ़ से। ठीक है, तो पहला एग्रीकल्चरल एविडेंस हमें यहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है, और लहुरादेव से हमें क्या प्राप्त होता है, हमें राइस का पहला
एविडेंस प्राप्त होता है। तो लहुरा देव से हमको जो एविडेंस प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, राइस का पहला एविडेंस प्राप्त होता है। ओवरऑल अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, मतलब कि अगर वीट, बार्ले और राइस ये सब की बात ना करें, सिर्फ एग्रीकल्चर की बात करें, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, मेहरगढ़ बलूचिस्तान रीजन से मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और देखिए जो राइस की बात करते हैं तो लहुरा देव से तो मिला ही पहला एविडेंस, उसके साथ साथ कोल्डिहावा से और महागरा से भी हमको जो है राइस के एविडेंस प्राप्त होते हैं। ये कोल्डिहावा और महागरा जो बेलन वैली रीजन में है, यहाँ ये भी कहाँ पे है, ये भी हमारा जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो देखिए अब पढ़ते हैं अर्लीस्ट नोन साइट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट दैट शो एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो हमारा मेहरगढ़ होगा। ठीक है, मेहरगढ़ में बरले और वीट का प्रोडक्शन होता था। लहुरा देव में हमें सबसे पहली बार राइस के एविडेंस प्राप्त होते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो खेती कैसे करते रहे होंगे। क्या वो हल लेके आते थे, क्या उनके पास हल वाली टेक्नोलॉजी था? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं था। बड़ा मेहनत करते थे नियोलिथिक पीपल। तो वो क्या करते थे, दे ब्रोक द ग्राउंड विथ स्टोन होस। ये जैसे आज का हमारा कुदाल होता ना, वैसे वो सोचो पत्थर, मतलब लकड़ी के किनारों पर पत्थर बांध करके उससे वो क्या करते थे, पहले ग्राउंड को डिग करते थे, फिर उसमें जो है बीज लगाते थे। तो इस प्रकार से उनकी खेती होती थी। तो बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते थे वो लोग। ठीक है, चलो अब हमारा एग्रीकल्चर ख़त्म हो गया। एग्रीकल्चर में एक एक बातें मैंने आपसे कर ली है जो न्यूलिथिक पीरियड में था। ठीक है, बात करते हैं अब सेटलमेंट की। तो मैंने बताया ही था आपको, एक चीज़ फिर से बता देता हूँ थोड़ा सा। जब हमारा एग्रीकल्चर इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है, जब हमारा डोमेस्टिकेशन होना शुरू हो गया, तो बिकॉज ऑफ डोमेस्टिकेशन, बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, जो ह्यूमन था अब ज़्यादा डिपेंड नहीं है किस पे, हंटिंग एंड गैदरिंग पे। तो उसका जो लाइफ है ना, वो क्या हो जाए, ज़्यादा परमानेंट सेटलमेंट की तरफ चला जाएगा। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि विलेज लाइफ का डेवलपमेंट होगा। तो ड्यूरिंग Neolithic period, several settlements became acquainted with the cultivation of cereals and domestication of animals, जिसकी वजह से बैंड्स जो था, बैंड्स आपने देखा था कि हमें कहाँ मिलता है, पैलियोलिथिक पीरियड में मिलता है। पैलियोलिथिक पीरियड में मैंने बैंड के बारे में बताया था। तो मैंने बताया था कि जो लोग हैं ना, अपनी सुरक्षा के लिए और हंटिंग के लिए जो 10 से 15 या कुछ उससे कम लोगों का एक समूह होता था। ठीक है, जो अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है, फ्रॉम द वाइल्ड एंड फॉर द हंटिंग एक साथ रहते थे। फिर धीरे धीरे वो समूह आपस में एक साथ आए, फिर उनके बीच में थोड़ा सेलिब्रेशन चलने लगा, थोड़ा सा और कल्चरल एडवांसमेंट आया, और वो क्या बन गया, क्लैंस बन गया। और मैरिज का भी आप देखेंगे हमें जो है, मैरिज का भी हमें जो है एविडेंस पाया जाएगा फ्रॉम द मेसोलिथिक पीरियड। फिर आप नियोलिथिक पीरियड में जब इंटर करते हैं तो वही क्लैंस जो होता आगे डेवलप होकर के विलेज में चेंज हो जाता था। मतलब कि अब वो क्या करेंगे, जैसे क्लैंस भले बन गया था लेकिन वो परमानेंट नहीं था, सेमी परमानेंट टाइप का था। अब जब वही परमानेंट टाइप में चेंज हो जाएगा तो इस प्रकार से हमारा जो है विलेज का उत्थान होगा। ठीक है, तो विलेज लाइफ इस्टेब्लिश ड्यूरिंग विच पीरियड, ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड। तो अर्लीस्ट विलेज और विलेज कम्युनिटीज डेवलप ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड। ओके, दे लिव्ड इन ए सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हाउस विच इज मेड ऑफ किससे, मड एंड रीड्स। ठीक है, तो या तो वो मिट्टी से या सरकंडे से बने हुए घर में रहते थे, जो कैसा होता था, रेक्टेंगुलर होता था या फिर सर्कुलर होता था। ठीक है, तो ये था नियोलिथिक पीपल के बारे में। अब देखिए आज के गांव से उस गांव को कंपेयर मत करिएगा। उस टाइम में गांव कुछ इस तरीके से होता था। देख लीजिए, ये फिगर जो आप देख रहे हैं ना, कुछ इस तरीके से होता था। ओके, द विलेज वेयर स्मॉल, देखिए लिखा है द विलेज वेयर स्मॉल एंड हट्स वेयर सो क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के पास पास होते थे। क्यों भैया, सुरक्षा चाहिए। ठीक है, वाइल्ड से। तो ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट विलेज फ्लरिश नियर रिवर वैलीज और ऑन ए फ्लैट प्लेन्स। अब देखिए ये कोई बताने वाली बात नहीं होती है, आप खुद ही समझ सकते हो कि विलेज कहाँ पे फलेगा फूलेगा। वो हमेशा फले फूलेगा कहाँ पे, या तो लेक साइड में हो या रिवर साइड में हो। क्यों भाई, क्योंकि वहाँ पे, और सबसे ज़्यादा कहाँ फले फूलेगा, रिवर साइड में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी उपजाऊ होगी। ठीक है, मिट्टी कैसी होगी, उपजाऊ होगी, और दूसरी बात है इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा। तो इसका मतलब फर्टाइल सॉइल एंड एसेसिबिलिटी ऑफ वाटर। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए पोट्री के बारे में पढ़ते हैं। पोट्री के बारे में पहले भी बताया हूँ कि जो नियोलिथिक पीपल्स थे वो डिफरेंट टाइप के पोट्री यूज़ करना शुरू करेंगे। ओके, तो देखिए पहला है ब्लैक बर्निश्ड वेयर। नाम से समझिएगा, ब्लैक है कलर, बर्निश्ड है उसका कैरेक्टरिस्टिक वेयर। ओके, ग्रे पोट्री कलर है, ग्रे उसका कलर है, वेयर। ओके, मैट इम्प्रेस समझते हैं, बाकी दो नाम है और दोनों को मैंने यहाँ पे फिगर में दिखाया है, तो दोनों देख करके समझ सकते हैं कि ऐसे कुछ रहा होगा। ओके, एक्चुअली ये फिगर नहीं है नियोलिथिक पीरियड से, बस समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैट इम्प्रेस समझते हैं। मैट इम्प्रेस में क्या होगा,
होगा, पहले एक मैट ड्रॉ करेंगे जिसपे कुछ फिगर ड्रॉ होगा, ठीक है। अब ये इन्होंने पोट्री क्या कर लिया, बना लिया है। अब पोट्री बनाया तो इसको जो बेक करने से पहले इस पर जो फिगर बना है ना उसको इस पर इम्प्रेस कर देंगे, और इम्प्रेस कर देंगे तो इस पर जो है बढ़िया डिज़ाइन दिखाई देगा हमको, ठीक है। तो ये मैट इम्प्रेस वेयर भी बनाने लगे। हो सकता हो अपने मेहमानों को खाना देने के लिए, पानी देने के लिए ऐसा करते रहे होंगे, ठीक है। ओके तो यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा आप देख सकते हैं। मैट इम्प्रेस वेयर क्या था, पोट्री विथ 2 डायमेंशनल इम्प्रिंट लेफ्ट बाय वुवन मैट्स मेड फ्रॉम द वेजिटेबल फाइबर्स। ओके यूजेस क्या था उनके पास, तो टू स्टोर द फूड ग्रेन्स पहला यूज़ था, फॉर कुकिंग ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो पोट्री का यूज़ किस लिए करते थे, ये सारा यूजेस है। ओके अर्ली न्यूलिथिक पीरियड में आप देखेंगे कि हैंडमेड पोट्री यूज़ होता था। लेटर स्टेज में आप देखेंगे कि उस समय जो है फूट व्हील जो होता था वो आ चुका था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब हम किसका यूज़ करते थे, फूट व्हील्स का यूज़ करते थे पोट्री बनाने के लिए। इसका मतलब है कि न्यूलिथिक पीरियड के अर्लियर फेज में आप हाथों से पोट्री बनाते थे, ठीक है, हाथ का यूज़ करके पोट्री बना देते थे, तो बहुत बढ़िया शेप नहीं बनता रहा होगा। फिर क्या होगा कि लेटर फेज में आप देखेंगे कि हमारे पास क्या हो जाता, फूट व्हील आ जाता। फूट व्हील का मतलब हो गया कि जैसे पहिया होता था, ठीक है, या पहिया होता है, आज के टाइम में भी होता है। आप अगर कुम्हार के यहाँ जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो पहिया को नचा करके क्या करता है, इसके ऊपर मिट्टी रखता है और उसको ये नाचता रहेगा, तो उसकी वजह से वो शेप बनता जाएगा, ठीक है, वो हाथ लगा कर शेप बनाता जाएगा। तो ये जो था ना, इसको किससे वो चलाता है, इसको ये फूट से चलाते थे उस टाइम में। ओके अब देखिए, इट सीम्स दैट pottery will come to Baluchistan from Western Asia and from there it is spread across the subcontinent। अब देख लीजिए जोग्राफिकल लोकेशन में जो बलूचिस्तान का, वो इसको मतलब बलूचिस्तान को ये कह सकते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जो है वो वेस्टर्न एशिया से या वेस्टर्न वर्ल्ड से जोड़ता है, ठीक है। तो पहले जो पोट्री आया वो कहाँ से आया, वेस्टर्न एशिया से आया। फिर इसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैला कहाँ से, बलूचिस्तान से। तो इसका मतलब ये समझने का प्रयास कीजिए, ये हमारा बलूचिस्तान रीजन है, मतलब पाकिस्तान का। फिर ये हमारा इंडियन वाला सब कॉन्टिनेंट, पूरा ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही है, तो ये इंडिया वाला रीजन है, ये हमारा बलूचिस्तान रीजन है, ये हमारा वेस्ट एशिया है। तो ये हमारा जो आप बात कर रहे हैं किसका, फुट व्हील का, तो ये फुट व्हील हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। ये कहाँ से आएगा, वेस्टर्न एशिया से आएगा। कहाँ आएगा, पहले बलूचिस्तान रीजन में आएगा, बलूचिस्तान रीजन से फिर कहाँ पे आएगा, ये इंडिया में आएगा। तो ये सारी आपकी स्टडी हो चुकी है अबाउट न्यूलिथिक पीरियड। अब हम करते हैं केस स्टडी मेहरगढ़, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मेहरगढ़, और क्यों सबसे लास्ट में इसको मैंने लिखा है केस स्टडी में, इसके पीछे रीजन ये है कि मेहरगढ़ ही बाद में एडवांस होकर के हड़प्पन सिविलाइजेशन बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं। तो देखिए मेहरगढ़, पहले मेहरगढ़ की कैरेक्टरिस्टिक को हम पढ़ लेते हैं। मेहरगढ़ की बात करें तो ये हमारा बलूचिस्तान प्रोविंस में है, कहाँ, पाकिस्तान में, एट द बैंक ऑफ क्या, बोलन रिवर। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान बोलते हैं, किसको, मेहरगढ़ को। ओके बात करें मेहरगढ़ की तो ये सबसे बड़ा न्यूलिथिक सेटलमेंट है, किसके बीच में, इंडस और मेडिटेरियन सी के बीच में, ठीक है, इंडस और मेडिटेरियन सी के बीच में सबसे बड़ा न्यूलिथिक सेटलमेंट है। टूल्स की बात करें तो दोनों स्टोन टूल्स और बोन टूल्स दोनों यूज होते थे न्यूलिथिक पीपल के द्वारा, कहाँ पे, मेहरगढ़ में, ठीक है। बात करें डोमेस्टिकेशन की तो जो मेहरगढ़ के न्यूलिथिक पीपल थे वो क्या डोमेस्टिकेट करते थे, कैटल्स का भी, सीप का भी और गोट का भी, ठीक है। तो तीनों का डोमेस्टिकेशन पाया जाता कहाँ पे, मेहरगढ़ में, किसके द्वारा, न्यूलिथिक पीपल्स के द्वारा। ओके इनिशियली बात करें मतलब आरंभ में किसका आरंभ, तो आरंभ की बात कर रहे हैं हम न्यूलिथिक पीरियड की, ठीक है। तो न्यूलिथिक पीरियड के शुरुआत में जो मेहरगढ़ के लोग थे वो क्या सबसे ज़्यादा पालते थे, गोट ज़्यादा पालते थे। बट धीरे धीरे ये पाया गया कि जो कैटल्स है वो आउट नंबर्ड हो गया, मतलब कैटल्स को पालना ज़्यादा हो गया। क्यों हो गया, बिकॉज जो हमारा कैटल्स था ना, कैटल्स वो हो सकता हो कि हमें एग्रीकल्चर में हेल्प किया हो, ठीक है। तो हो सकता है हमें एग्रीकल्चर में हेल्प किया हो, इसीलिए जो कैटल्स का जो पालना है या जो हम कैटल को पालते थे वो ज़्यादा हो गया। ओके बात करें एग्रीकल्चर की तो जो मेहरगढ़ के लोग थे उनका एग्रीकल्चर की बात करें तो वो क्या उगाते थे, वीट और बरले उगाते थे। हमारे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर लें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो पहला एविडेंस है, फर्स्ट एविडेंस हमारा एग्रीकल्चर का, वो कहाँ से प्राप्त होता है, वो हमारा मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, ठीक है। ओके क्या था, बरले, पहला क्रॉप। ओके तो ये सारी बातें पहले भी बता चुका हूँ। एंड जो सीरियल्स की बात करें तो जो सीरियल्स हम मतलब प्राप्त करते थे, ठीक है, जो हमारा फूड ग्रेन्स था वो बहुत ही सब्सटेंशियल क्वांटिटीज़ में था, मतलब संतोषजनक था। जितना हमें ज़रूरत था ना हम उससे ज़्यादा ही उगा लेते थे, तो उसको स्टोर भी करते थे। कहाँ पे, ग्रेनरीज में स्टोर करते थे।
एंड आप देखेंगे कि जो हमारा ग्रीनरीज होता था ये किससे बना होता था, मड ब्रिक्स से बना होता था। अब खुद ही सोचो यार, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो आपने देखा जो सेटलमेंट की बात हम कर रहे थे वो किस में रहते थे, मड मड या रीड, ठीक है, मड या रीड से बने घरों में रहते थे, ठीक है। लेकिन जो हमारा बलूचिस्तान या कह सकते हैं मेहरगढ़ रीजन में आप देखेंगे जो लोग पाए गए थे नियोलिथिक पीपल्स थे वो किस में रहते थे, मड ब्रिक्स में रहते थे। और रहते क्या थे, इनका जो ग्रेनरीज था ना वो भी मड ब्रिक्स से बना होता था, ठीक है। ओके, पोट्री की बात करें तो इस रीजन में बहुत ही एडवांसमेंट देखा गया पोट्री में। आप खुद ही सोचो कि सबसे पहले जो मैंने बात की है फूट व्हील की बात की है, जो पोट्री को बनाने के लिए फूट व्हील आया है वो कहाँ से आया, मेहरगढ़ रीजन से आया। तो ओके, यही बात सारी यहाँ पे लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा। हाउसेस की बात करें, मड ब्रिक्स से बने हाउसेस में रहते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को देख करके क्या समझ में आता है, यही समझ में आता है कि जो नियोलिथिक पीपल थे कहाँ के, मेहरगढ़ के, वो ज़्यादा ही एडवांस थे, ठीक है। और यही कारण है कि जो हमारा मेहरगढ़ है आगे चल करके हड़प्पन के राइज में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, सीधे सीधे हम उस बात को पढ़ लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो मेहरगढ़ में मैंने कहा कि एग्रीकल्चर जो है फ्लरिश्ड हुआ। ओके, एग्रीकल्चर जो फ्लरिश्ड हुआ इसका हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि हम उतना ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे जितना हमें ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। मतलब हम जितना खाते थे उतना तो प्रोड्यूस हो रहा, उसके बाद बच भी रहा था। तो जब बच रहा था, और पहली बात कि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट था वो ज़्यादा हम उगाने लगे, ठीक है। मतलब फूड ग्रेन्स हमें ज़्यादा उगने लगा, ठीक है। और दूसरी बात ये थी कि जैसे इसका लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन देखिए तो आप खुद ही समझ जाएंगे, जो बलूचिस्तान है ये हमारा यहाँ पे है, ठीक है। मतलब मेहरगढ़ ये यहाँ पे है। इसका जो कॉन्टैक्ट हमारा कहाँ से है, वेस्टर्न वर्ल्ड से है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड से कॉन्टैक्ट होने की वजह से यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज होगा कि नहीं होगा, कल्चरल एक्सचेंज भी होगा। तो हो सकता है वर्ल्ड में कहीं पर ट्रेड चल रहा हो, उन्होंने देखा और सोचा कि हम भी इस तरीके से ट्रेड जो है इस्टेब्लिश करेंगे, ट्रेड कल्चर इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। मे बी हो सकता है, पर ऐसा एक्चुअली में हुआ कि हमने क्या किया, ट्रेड स्टार्ट किया। मतलब मेहरगढ़ रीजन में क्या हुआ, जो फूड ग्रेन्स बच रहे थे उसका ट्रेड स्टार्ट हुआ। ट्रेड जो हुआ विथ इन सब कॉन्टिनेंट भी हुआ और आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट भी हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमको करना पड़ा। क्यों, अगर आपको ट्रेड करना है तो आप खुद ही सोचो कि आप सपोज करो कि चलो मार्केट एक हो गया हमारा, ठीक है। हम एक जगह पे इकट्ठा होकर के ट्रेड करना शुरू कर दिया। जो हमारा पीजेंट्स है, किसान है, वो अपना क्या किए, सामान को जो ग्रो करते थे वो अपना ले आकर के बेच रहे हैं मार्केट में, ठीक है। अब मार्केट में बेच रहे हैं, आप खुद ही सोचो कि उस समय में ट्रांसपोर्टेशन की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। रोज अपना सामान लेके आना पड़ेगा, रोज अपना सामान लेके जाना पड़ेगा। तो वो आएंगे क्यों ट्रेड करने, तो उनको कुछ तो सुविधाएं होना चाहिए। तो वहाँ पे जो भी कम्युनिटीज रही होगी उन्होंने तय किया कि एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए कि मतलब अपना सामान, अपना जो फूड ग्रेन्स यहाँ पे आराम से रख सको। ओके, आप खुद ही सोचो कि अब यहाँ पे मार्केट हो गया तो मार्केट के किनारे लोग रहना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, एक टाउन इस्टेब्लिश होगा मार्केट के चारों तरफ। ओके, जिसके वजह से जो है हमें कोई ना कोई मतलब रूल एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे उस जगह के लिए। अगर रूल एंड रेगुलेशन नहीं रहेगा तो चोरी भी बढ़ेगा मार्केट में, तो इसलिए रूल एंड रेगुलेशन की भी ज़रूरत हमें पड़ने लगी। अब रूल एंड रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ने लगी तो उसमें जो भी ट्रेड, जैसे ट्रेड होता था, व्यापारी लोग होते थे, तो जो व्यापारी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली या कह सकते हैं धनवान रहा होगा, ठीक है, वो या वेल्दी रहा होगा, वो क्या करेगा, वो एक मर्चेंट ग्रुप तैयार करेगा और कुछ लीडर्स बनेंगे। और इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो उन्हीं में से एक जो होगा, अपना मर्चेंट ग्रुप में से एक लीडर बन जाएगा और वो उस जगह के लिए नियम कानून बनाएगा। सेटलमेंट पैटर्न कैसे होगा ये बनाएगा कि मतलब मार्केट यहाँ बसाए हैं तो उसके चारों तरफ कैसे टाउन बसना चाहिए, ये पूरा वो तय करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो मेहरगढ़ था ये ही एडवांस होकर के हमारा क्या बना, हड़प्पन सिविलाइजेशन बना। इसका मतलब ये हुआ डायरेक्टली कि हमारा जो एक नियोलिथिक हमारा कल्चर था, मतलब एक कल्चर जो है वो क्या होगा, एडवांस होकर के क्या बनाएगा, सिविलाइजेशन बनाएगा। अगर कल्चर और सिविलाइजेशन में डिफरेंस देखें तो इतना ही डिफरेंस होता है कि जब कोई कल्चर अपने पीक पे हो जाता है या कह सकते हैं ज़्यादा एडवांस हो जाता है तो वो सिविलाइजेशन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ओवरऑल कि दो इंपॉर्टेंट फैक्टर था, पहला ट्रेड का स्टार्ट होना और जियोग्राफिकल लोकेशन। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का स्टार्टिंग हुआ। तो देखिए, जो हमारे नियोलिथिक साइट्स हैं उनके बारे में जल्दी से आप देख लेते हैं। पहला बुर्जहोम है, दूसरा गुफकराल है,
तीसरा हमारा मेहरगढ़ है। तो बुर्जोहुम आपने देखा था कहाँ पे है, हमारा कश्मीर वैली में है। बुर्जोहुम कहाँ पे है, कश्मीर वैली में है। हमारा गुफकराल कहाँ, पुलवामा में है, ये भी कश्मीर वैली के आसपास ही है। चिरनाथ की बात करें तो हमारा कहाँ पे, बिहार में है। ठीक है, लौरा देव या कोलियावा कहाँ पे, बेलन वैली में है। महागरा, सॉरी लौरा देव तो हमारा संत कबीर नगर है, संत कबीर नगर, महागरा और हमारा कोलियावा ये बेलन वैली में है। पिकलिहाल की बात करें कर्नाटका में है। ठीक है, मेहरगढ़ की बात करें बलूचिस्तान में है। तो यही हमारे इंपॉर्टेंट साइट हैं। बाकी और भी बहुत सारे साइट होते हैं, मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में लिखा है जहाँ पॉसिबिलिटी क्वेश्चन की होती है, जिन चीज़ों पे होती है, बस वही चीज़ें आपको जानना है यहाँ पे। ठीक है, बाकी कहानी पूरी बता दी गई है। तो देखिए ये थी पूरी कहानी न्योलिथिक पीरियड के बारे में, न्योलिथिक कल्चर के बारे में। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, और सबसे पहले हम हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं शुरू करेंगे, सबसे पहले हम चालकोलिथिक कल्चर पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे एक एक बात अच्छे से पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।